तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज संडे का दिन है, आप लोगों के लिए छुट्टी होगी। मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था कि क्यों ना हर संडे कुछ ऐसी कहानियों को सुनाया जाए जो कहानियाँ शायद आप लोगों के सामने सही से पहुँची नहीं। शायद जब ये घटनाएँ घटी तब उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, या फिर कई ऐसी घटनाएं जिनको वक्त के साथ तवज्जो मिलना बंद हो गया। और अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट सस्ता है, लोग सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें देखते हैं, तब इन कहानियों को लोगों के सामने लाया नहीं गया, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी है। तो अब हर संडे कुछ ऐसी कहानियों को मैं कवर करूँगा। साथ ही आप लोग भी इस सीरीज़ को प्यार दीजिएगा, क्योंकि अब हर संडे ऐसी कुछ कहानियाँ आएंगी जिसमें कुछ इतिहास में घटी घटनाओं के बारे में आपको बताऊँगा। साथ ही कुछ अलग अलग शख्सियत के बारे में आपको बताऊँगा कि अपने अपने समय पे, अपने अपने काल में इन लोगों का क्या औरा रहा है, किसकी क्या दुश्मनी रही है, किसकी क्या रंजिश रही है, वो तमाम चीज़ें। तब आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में एक बाहुबली और एक मुख्यमंत्री की दुश्मनी का एक ऐसा नमूना देखने को मिलेगा। और जो चीज़ें हुई, किस हिसाब से पावर, सत्ता, इन सारी चीज़ों का यूज हुआ, किस हिसाब से मिसयूज हुआ, किस हिसाब से सरकारें गिरा दी गई, किस हिसाब से एक आदमी जो अकेला मुख्यमंत्री से भिड़ता रहा और आज भी भिड़ रहा है, क्या कुछ हुआ था, किस हिसाब से एक बाहुबली को सबक सिखाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए एक मुख्यमंत्री ने जो कुछ कदम उठाया, क्या ये कदम महज बदले की राजनीति थी या फिर सुशासन की सरकार थी। जो कुछ था आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। इतना बिल्डअप मैंने दिया तो आप जान ही गए होंगे कि हमारे हिंदुस्तान में शायद दो ही ऐसे लोग हैं, या फिर कायदे से आप कहें तो दो ही ऐसी पार्टियां बची हैं जिन्होंने आपस में कभी एक तरह से समझौता नहीं किया। पहला कांग्रेस और बीजेपी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन दोनों ने आपस में कभी समझौता नहीं किया, एक दूसरे का समर्थन नहीं किया। और दूसरी हैं बहन कुमारी मायावती, जो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो साल 1993 से आज तक लगातार निर्विरोध, निर्विरोध इसलिए कहूँगा चूँकि जो भी इनके खिलाफ खड़ा हुआ है, जो वोटों का मार्जिन था वो इतना ज़्यादा था कि उसे निर्विरोध ही कहना सही होगा। लगातार 1993 से आज तक विधायक, सत्ता की गलियारों में इनकी गूंज, अच्छा खासा नाम, अच्छा खासा रुतबा। शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को नहीं जानता होगा। वहीं जो मायावती जी थी वो तो 4 बार की मुख्यमंत्री, तो वो भी किसी पहचान की मोहताज नहीं। तो फिर आखिर इन दोनों में ऐसा हुआ क्या कि सारे लोग एक हो गए, तमाम पार्टियां एक दूसरे के समर्थन में आ गई। जैसे जिसकी सरकार बन रही थी सारे लोगों ने बना ली। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज भी मायावती और रघुराज प्रताप सिंह कभी एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हुए। और आज भी रघुराज प्रताप सिंह का तो नहीं कहूँगा, और क्यों नहीं कहूँगा ये आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन जो मायावती जी हैं वो आज भी बदले की राजनीति करती रहती है इनके साथ। तो इस कहानी की जो सही सही शुरुआत होती है वो होती है मई साल 1995। मई साल 1995, जो बहुजन समाजवादी पार्टी थी, इस पार्टी के जो एक तरह से मुखिया थे, जो इस पार्टी के संस्थापक थे, माननीय काशीराम जी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तबीयत खराब थी और इधर उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थन की वजह से मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। सरकार बने अभी 1.5 साल हुए थे। इधर जो काशीराम जी थे, इनकी तबीयत खराब थी। अब काशीराम की तबीयत की खराब होने की जैसे ही खबर लोगों तक पहुंचती है तो कहते हैं कि जो सबसे खास थी उनकी उस समय उत्तर प्रदेश में, वो कोई और नहीं, मायावती ही थी। चूँकि जो काशीराम थे वो बाहर से थे और उन्हें दलितों की राजनीति करनी थी, लेकिन इस राजनीति में एक दिक्कत थी। जो काशीराम थे वो मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे, तो कभी भी उनको ये कह के छोड़ दिया जा सकता था, राजनीति से दूर किया जा सकता था कि आप हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं थे। इसलिए उनको एक चेहरा चाहिए था जो दलित हो, साथ ही तेज तर्रार हो, सीएम पद के लिए एक उम्मीदवार बन सके और उसका चुनाव करने में काशीराम को दिक्कत ना हो। तो ये चेहरा कोई और नहीं था, वो चेहरा मायावती जी ही थी। अब साल 1995 में जब तबीयत खराब हुई तो तबीयत खराब होने के बाद सारे लोग देखने गए, मायावती भी गई। अब जैसे ही मायावती देखने जाती हैं तो फ़ौरन जो काशीराम थे वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालोगी। अब एक तरफ तबीयत खराब, दूसरी तरफ ये बात बोलना। मायावती एक तरह से सकपका जाती हैं कि भैया ये क्या बोल रहे हैं। वो कहती हैं कि लगता है आपकी तबीयत खराब है, सरकार तो मुलायम सिंह यादव की है, तो मैं कैसे गद्दी संभालूं। अब मायावती का इतना कहना हुआ
कि फौरन जो काशीराम थे उनको 2 लेटर देते हैं। पहला लेटर था सपा से समर्थन वापस लेने का, और दूसरा लेटर था जिसमें बीजेपी समेत कुछ और लोग थे जिन्होंने मायावती को समर्थन दिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब जैसे ही ये दोनों लेटर मायावती को मिले तो फौरन रास्ता साफ था, मायावती मुख्यमंत्री बनने वाली थी। लेकिन इस बात की जो भनक थी वो लग जाती है मुलायम सिंह यादव को। अब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके कंट्रोल में। जैसे ही ये भनक उनको लगी तो 2 जून साल 1995, मई की ये घटना है लास्ट में। अब 2 जून साल 1995 को जो लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस है, उसी में मायावती जो थी वो अपने कुछ विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। और इधर मुलायम सिंह यादव को भी पता था कि अगर ये जो दोनों लेटर थे वो राज्यपाल तक पहुंच गए, वैसे पहुंच तो गए ही थे लेकिन 2 दिन का वक्त मिला था, यानी जो मुलायम सिंह यादव थे उनको 2 दिन के अंदर अपना बहुमत साबित करना था। अब बहुमत कैसे साबित हो, ज़्यादातर विधायक जो थे वो मायावती के खेमे में, इसीलिए जो मुलायम सिंह यादव थे उन्होंने जो दबंग किस्म के विधायक थे इनके पक्ष में उनको भेजा मायावती की पार्टी से विधायक को खींच के लाने में। अब वो तरीका कुछ भी हो सकता था, जोर ज़बरदस्ती का भी हो सकता था, किडनैपिंग का भी हो सकता था, डराना धमकाना, वो तमाम चीज़। अब 1 दिन का वक्त था तो जो मुलायम सिंह यादव थे वो भी सरकार बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। जो दबंग विधायक थे वो आते हैं, आने के बाद उस गेस्ट हाउस में घुसते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लोगों को उठाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें। मायावती के साथ भी बदतमीजी हुई, वो सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी, मोटा मोटी मैंने आपको बता भी दिया। अब यहीं से जो राजा भैया और मायावती की दुश्मनी है, कहते हैं कि पहली सीढ़ी, लेकिन ये अनऑफिशियल है, पहली सीढ़ी यहीं से रखी गई। दरअसल जिन बाहुबली नेताओं को मुलायम सिंह यादव भेजते हैं उन्हीं नेताओं में एक नाम था रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। उड़ती उड़ती खबर ये भी आई कि उन्होंने मायावती को चप्पल दिखाया था, लेकिन जब इसके बारे में राजा भैया से पूछा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं उस समय बेती में था अपने घर पे, और किसी स्त्री को चप्पल दिखाना ये मेरी शोभा, ये मेरी संस्कृति के खिलाफ है। बहरहाल ये सारी चीज़ें बीत गई, जैसे तैसे करके मायावती को वहाँ से बचाया गया। बचाने के बाद अगले दिन राज्यपाल के पास वो जाती हैं, अपना बहुमत साबित करती हैं, बहुमत में समर्थन के साथ बीजेपी के साबित करने के बाद फिर पहली बार वो मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हो जाती है। पहली बार कोई दलित महिला थी, पहली बार कोई सबसे कम उम्र की महिला थी जो इतने बड़े सूबे की एक तरह से सूबेदार बनी थी। अब मायावती की सरकार बनी, लेकिन उस टाइम जो सरकारें थी उनकी अवधि ज़्यादा होती नहीं थी, थोड़े टाइम तक ये सरकार चली। उसके बाद फिर ये सरकार गिर गई, दोबारा चुनाव हुए साल 1996 में। इस 1996 के चुनाव में बीजेपी जो है 173 सीटों के साथ आगे आती है। बीजेपी 173 सीटों के साथ आगे आती है। कुछ सीटें और चाहिए थी। इन सीटों को कौन दे सकता था? तो दे सकता था तो बस एक पार्टी, वो थी बहुजन समाजवादी पार्टी। इसलिए फिर बहुजन समाजवादी पार्टी और ये जो बीजेपी थी, इन दोनों में एक डील होती है। डील होती है कि शुरुआत के 6 महीने आप मुख्यमंत्री रहोगे, उसके बाद हम मुख्यमंत्री रहेंगे। अब शुरुआत के 6 महीने तो इसी कवायद में बीत गया कि बहुमत किसके पास है, बहुमत किसके पास है। 6 महीने बीतने के बाद फिर 1997 में शुरुआत में जाके मायावती जो है फिर से मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इसी बीच पहले एक घटना घट चुकी थी। जब साल 1995 में सपा से गठबंधन हटाया गया, बीजेपी ने अपना समर्थन दिया, तो उसी दौरान इस समर्थन का एक शख्स था जो विरोध कर रहा था, और वो कोई और नहीं कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह विरोध कर रहे थे कि हमें मायावती को इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, एक दिन ये हमारे लिए ही दिक्कत हो जाएगी। लेकिन दिल्ली का आदेश था तो फिर इनको झुकना पड़ा, ना चाहते हुए भी समर्थन देना पड़ा। और जो विरोध कल्याण सिंह ने किया था, इस बात की जो टीस थी मायावती के मन में शुरू से बैठ गई थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा, मायावती जो है अपने 6 महीने का कार्यकाल पूरा करती है। पूरा करने के बाद अब कायदे से जो बारी थी, वो बारी थी कल्याण सिंह की मुख्यमंत्री बनने की। अब जैसे ही कल्याण सिंह का नाम आता है, जो मायावती हैं वो बाकायदा विरोध करती हैं कि इस शख्स ने मेरा पहले विरोध किया था, तो अगर ये मुख्यमंत्री बनता है तो मेरे लिए वो सही नहीं है। लेकिन इस पे बीजेपी वाले कहते हैं कि ये मेरा आपस का फैसला होगा, ये हमारी पार्टी का मामला है। आपको 6 महीने तक मुख्यमंत्री बनना था, हमने बना दिया, अब 6 महीने हम चाहे जिसको बनाएं। अब मायावती उस टाइम कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जैसे ही कल्याण सिंह की मुख्यमंत्री बने 1 से 1.5 महीने होते हैं,
अचानक से जो मायावती थी वो अपना समर्थन वापस ले लेती हैं। अब समर्थन वापस लेती हैं, लेने के साथ साथ ये मामला राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल जो थे वो 2 दिन का वक्त दे देते हैं। कहते हैं कल्याण सिंह की सरकार से कि भैया आप 2 दिन के अंदर अपना बहुमत प्रूफ कीजिए, नहीं तो फिर आप गद्दी खाली कीजिए। अब जैसे ही ये घटना घटी तो उत्तर प्रदेश का जो राजनीति थी एक तरह से उसमें भूचाल आ जाता है, क्योंकि इससे पहले इस तरह का धोखा न कभी हुआ था। मायावती इससे पहले सपा को भी धोखा दे चुकी थी, दूसरी बार बीजेपी को धोखा देना। कल्याण सिंह को अपनी जो सरकार थी उसको भी बचानी थी, अपनी पोस्ट को भी बचाना था। लेकिन जो कल्याण सिंह थे वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, वो काफ़ी पुराने चावल थे इस मामले में। कल्याण सिंह भी दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने के साथ साथ फिर जो तरीका मुलायम सिंह ने अपनाया था वही तरीका कल्याण सिंह अपनाते हैं, लेकिन उनका तरीका और रवैया दूसरा था। दरअसल कल्याण सिंह कुछ नेताओं को इकट्ठा करते हैं, कुछ एमएलए को, और उनसे कहते हैं कि आप कुछ और एमएलए लेके आइए। अब जैसे ही ये बात होती है तो उसमें एक शख्स जो इस लड़ाई में सबसे आगे था, यानी जो इस लड़ाई का सेनापति था, वो थे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया इस दारोमदार को अपने कंधे पे लेते हैं, बाकायदा कई विधायकों को लेते हुए जो कल्याण सिंह की सरकार थी उसको बहुमत देते हैं। देने के बाद कल्याण सिंह की सरकार बचती है, उसके बाद सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कल्याण सिंह की सरकार बच गई। जो राजा भैया थे उनसे खुश होते हैं कल्याण सिंह, उनको मंत्री का पद भी मिलता है। लेकिन ये टीस जो थी मायावती के मन में बैठ जाती है, क्योंकि मायावती को पूरा यकीन था कि जो कल्याण सिंह की सरकार है उसको बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन बहुमत राजा भैया ने दिलवा दिया, तो फिर कहीं ना कहीं मन में खुन्नस, बदले की राजनीति। अब यही गम लिए, यही खुन्नस लिए लगातार जो मायावती थी वो इंतजार करती हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा होता है, साल 2002 में फिर से चुनाव होता है, और साल 2002 के चुनाव में फिर से जो पार्टी बनती है वो पार्टी फिर से गठबंधन की थी, और ये गठबंधन था मायावती का और कल्याण सिंह की सरकार का, यानी बीएसपी और बीजेपी का। कुछ टाइम पहले तक ये दोनों कट्टर दुश्मन थे, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। वैसे तो साल 1993 में जो राजा भैया थे उनके खिलाफ कल्याण सिंह प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ फिर कल्याण सिंह राजा भैया के बहुत खास, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी होती गई इन दोनों के मध्य। अब साल 2002 में जैसे मायावती चुनाव जीतती हैं, जीतने के बाद फिर इन दोनों की मिलीजुली सरकार थी, लेकिन इसी बीच एक घोटाला होता है, ताज कॉरिडोर घोटाला। ताज कॉरिडोर घोटाला होता है, और शुरू से ही जो बीजेपी और बीएसपी थी इन दोनों के मन में खटास थी, साल 1997 से ही। तो फिर ये सरकार भी टूटने की कगार पे आती है। इधर जो पहली सरकार थी, यानी 1997 में जो सरकार बनी थी, इस सरकार में राजा भैया को बाकायदा मंत्री पद दिया गया था, लेकिन साल 2002 की सरकार में इन्हें कोई पद नहीं मिला। तो कहते हैं कि जो राजा भैया थे इस बात से वो इस कदर खुन्नस खाते हैं कि खुन्नस खाने की वजह से ये चले जाते हैं राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास जाते हैं, जाने के बाद बाकायदा उनको एक लेटर देते हैं, इसमें 20 विधायक और थे, और ये दिखाते हैं कि जो मायावती की सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है। इस बात की भनक जो है वो मायावती को लगती है। अब मायावती अपने पूरे पावर का यूज़ करते हैं, बाकी के कई विधायकों को तोड़ के अपने पास लाती हैं। अब राजा भैया पड़ जाते हैं अकेले, और यहीं से शुरुआत होती है बदले की राजनीति की। साल 2002 में राजा भैया के ऊपर जो मायावती की सरकार का मुकदमा था, वो पहला मुकदमा था कि राजा भैया जो थे कहीं जा रहे थे अपने पिताजी के साथ। पिताजी को भूख लगी, भूख लगने के बाद पिताजी बोलते हैं कि मैं फल खाऊंगा। फल खाने के लिए वो एक दुकान पे जाते हैं, दुकान से 1 किलो सेब और आधा किलो संतरा लेते हैं। लेने के बाद अब दुकानदार पैसे मांगता है, तो जो राजा भैया थे वो पिस्टल निकालते हैं, निकालने के बाद लगा देते हैं। लगाने के बाद कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे पैसे मांगने की। ये पहला कंप्लेन था। ऐसे ऐसे लगभग आप मान के चलिए कि 10 से 12 कंप्लेन पहले ही एक तरह से जो ग्राउंड था वो तैयार कर लिया गया। 10 से 12 ऐसे मुकदमे, 10 से 12 ऐसे कंप्लेन, कहीं किसी गाड़ी का टक्कर, कहीं किसी की मुर्गी चोरी का इल्ज़ाम, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कहीं डकैती, कहीं लूटपाट। लगभग 45 दिनों तक राजा भैया के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर लगातार मुकदमे हुए, लगातार मुकदमों में उनका नामजद रहा। इसी बीच जैसे थोड़ा सा वक्त गुजरा, जो राजा भैया के एक साथी थे पूरन सिंह बुंदेला, जो 20 विधायक में इनके साथ थे राज्यपाल पास जाने में, उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज करवा दी और कहा कि जो राजा भैया हैं उन्होंने और धनंजय सिंह ने मेरा अपहरण करने का प्रयास किया। अब जैसे ही ये मामला दर्ज हुआ,
मायावती की जो सरकार थी कायदे से उन्होंने ही दर्ज करवाया था। फिर क्या था, राजा भैया के जो मुसीबतों का सिलसिला था वो बढ़ना शुरू हो गया। ये कंप्लेन दर्ज हुई। कंप्लेन दर्ज होने के बाद लखनऊ से ही इनको 2 नवंबर साल 2002 को गिरफ्तार किया गया। साल 2002 में गिरफ्तार होने के बाद लगभग 1 महीने तक ये जेल में रहे और जेल में ही रहने के दौरान इनके ऊपर पोटा लगा, जो आतंकवाद के लिए लगता है। अब हैरान करने वाली बात थी कि उस टाइम जो पोटा था पूरे हिंदुस्तान में केवल 2 लोगों पे लगा था। एक साउथ में लगा था जब जयललिता की सरकार थी, और दूसरा राजा भैया के ऊपर। अब जैसे ही पोटा लगा तो कहीं ना कहीं जो मायावती थी उनके नैतिक मूल्यों का पतन हो गया। चूँकि उसमें कई चीज़ें हुई, युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे जो राजा भैया के पिता थे उदय प्रताप सिंह, उनका चुनाव से कभी कुछ लेना देना नहीं था। अब चुनाव से लेना देना नहीं था, उसके बावजूद भी इसी साल 2002 में उनके घर पे छापा पड़ता है। छापा पड़ने के बाद उनके घर को जब बाकायदा चेक किया जाता है तो एक AK-47 बरामद की जाती है। यानी जो पुलिस थी वहाँ से AK-47 लेके निकलती है। इस पर राजा भैया के पिताजी जो उदय प्रताप सिंह जी हैं, उन्होंने एक तंज भी कसा था कि अच्छा हुआ AK-47 दिखाया, अगर कट्टा वट्टा दिखा देता तो बड़ी बदनामी होती। इसके बाद फिर लगातार राजा भैया को अलग अलग जगहों पे जेल में डाला गया। हर एक संभव टॉर्चर किया गया, हर एक संभव जितना किया जा सकता था वो तमाम चीज़ें की गई। उनके चचेरे भाई जो अच्छे प्रताप सिंह थे उनको भी उठाया गया। धीरे धीरे वक्त भी गुजरा। जो मायावती की सरकार थी वो भी अब 1 साल के अंदर ही बर्खास्त हो जाती है। साल 2003 में मुलायम सिंह आते हैं शासन में, और जैसे ही मुलायम सिंह आते हैं तो फ़ौरन जो कहते हैं कि जैसे ही मुलायम सिंह अपना शपथ लेते हैं तो 25 मिनट के अंदर ही राजा भैया के ऊपर जो पोटा लगा था उसको हटवा देते हैं। राजा भैया के ऊपर जो पोटा लगा था उसे हटवाते हैं। हटवाने के बाद फ़ौरन उनकी रिहाई के आदेश देते हैं। लेकिन जब तक कि मुलायम सिंह उनको आदेश देते, बाहर निकलवाते, टोटल 45 मुकदमे उनके खिलाफ हो चुके थे। 45 मुकदमों का एक तरह से जमानत होना, उसका क्लियर होना लगभग 6 से 7 महीने का वक्त लगा। उसके बाद फिर राजा भैया बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद फिर मायावती की सरकार जा चुकी थी। मुलायम सिंह सरकार में शेर की तरह वो घूमते हैं। उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाता है। बनाने के साथ साथ खाद्य रसद विभाग में भी उनको डाला जाता है, उसके भी वो मंत्री रहे। उसके बाद लगातार 5 सालों तक एकदम सब कुछ सही चला, लेकिन फिर से जो समय था उसका तख्ता पलटा। साल 2007 में फिर से चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी फिर से निकल के सामने आई, और जैसे ही ये निकल के सामने आई, चूँकि कई चीज़ें ऐसी हैं, कायदे से अगर एक ही बात बोलूँगा तो वो गलत होगा। मायावती जी जो थी एक चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा वो जानी जाती थी, और वो था कि उनके टाइम में सुशासन बहुत था। पुलिस का लोगों में भय था। जितने भी माफिया थे, जितने भी गैंगस्टर थे, जितने भी दबंग किस्म के लोग थे, एक तरह से पूछ दबाए बैठे थे कि मायावती की सरकार जाए तब तो हम कुछ गुंडई करें। चूँकि मायावती की सरकार में कोई गुंडई कर नहीं पाता था, और चूँकि उस टाइम तक तो मैं भी होश संभाल चुका था, तो इस चीज़ का ज्ञान मुझे है कि हाँ, साल 2007 के बाद मायावती की सरकार में गुंडई एकदम खत्म थी, और राजा भैया दबंग किस्म के इंसान। तो फिर साल 2010 में, यानी साल 2007 में ही वो जीत के आते हैं, लेकिन 3 साल का वक्त लगता है। साल 2010 में एक बार ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था। अब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था तो अलग अलग पार्टियों से अलग अलग समर्थित लोग आते हैं। आने के बाद BSP से भी एक आदमी आते हैं जिनका नाम था मनोज शुक्ला। मनोज शुक्ला आते हैं। आने के बाद फिर चुनाव लड़ते हैं। अब चुनाव लड़ने के बाद यहाँ से 2 पक्ष हैं। जो FIR दर्ज हुई थी वो FIR दर्ज हुई थी कि जो राजा भैया उन्होंने मनोज शुक्ला को उठाया, मारा, पीटा, धमकाया। लेकिन जो राजा भैया हैं उनका पक्ष है, जो उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो तो महज सुलह समझौता कराने के लिए थाने गए थे। लेकिन थाने जाने के बाद उनको वहाँ बैठा लिया गया। उसके बाद फिर उनको बताया गया कि आपके खिलाफ कंप्लेन है, आपको जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद राजा भैया वहाँ से जेल जाते हैं। तो इसके बाद भी लगातार राजा भैया कुछ टाइम तक जेल में रहे, जेल से बाहर रहे। उसके बाद कई सारी चीज़ें हुई। धीरे धीरे वक्त गुजरा। साल 2012 आ जाता है। तो साल 2012 में उसके बाद जो BSP की सरकार है वो सत्ता से बाहर होती है। सपा की सरकार सत्ता में आती है, और सपा की सरकार जब सत्ता में आती है तो आने के बाद फिर से राजा भैया को बाहर निकालती है। निकालने के बाद उनको जेल मंत्री भी बनाती है, साथ ही खाद्य और रसद विभाग भी उनको देती है। तब से राजा भैया लगातार किसी न किसी रूप में सत्ता से, शासन से जुड़े रहे हैं। और ये कहा भी जाता है कि सरकार चाहे जिसकी हो, कुंडा में अगर किसी की हुकूमत चलती है
तो हुकूमत किसी और की नहीं, वो राजा भैया की चलती है। लेकिन इसके मद्देनज़र ये भी कहना गलत नहीं होगा कि राजा भैया के पास पुराना बैकग्राउंड था, पुराना बैकअप था। लेकिन एक लड़की जो एक दलित समुदाय से आती थी, साथ ही एक लड़की थी, वो बेचारी साइकिल से घूम घूम के एक बग्घी पे सवार हो के अपने प्रचार को करती है, अपने प्रसार को करती है, सांसदी का चुनाव जीतती है, विधायकी का चुनाव जीतती है, 4-4 बार वो मुख्यमंत्री बनती है। तो कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी लड़की या फिर ऐसी महिला 100 साल में एक बार पैदा होती है। जो लॉ एंड ऑर्डर था वो भी इतना सशक्त था कि शायद ऐसी सरकार मैंने अभी तक नहीं देखी है। पुलिस वालों का लोगों में भय था, माफियाओं के जो पांव थे वो थर 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 काँपते थे, जो कि मायावती जी जो थी इस मामले में बड़ी सख्त थी। तो कई ऐसी कहानियाँ थी, कई ऐसी चीज़ें थी और कई चीज़ें मैंने स्किप की और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं राजा भैया का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन पक्ष लेने का एक कारण था। इन कहानियों में मैंने उन्हीं चीज़ों को कवर किया जो ऑन द रिकॉर्ड हैं। वैसे तो कई मामले दर्ज हैं, जैसे वो तालाब वाला केस है कि उसमें मगरमच्छ हैं, लेकिन जिसको कोर्ट ने या फिर जिसको सीबीआई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, उसको किसी तरह से गलत कहना एक तरह से संविधान के खिलाफ होगा। अब ऐसी ही अगर बात है कि तो मायावती के ऊपर भी कई सारे चार्जेस लगे, जैसे कि उन्होंने घोटाला बहुत ज़्यादा किया, उन्होंने अपनी मूर्तियाँ बनवाई, लेकिन ये चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो फिलहाल ये थी लगभग पूरी कहानी और इस कहानी में कई चीज़ें हो सकता है छूटी हूँ, तो अगर आप सवाल करेंगे अगली बार तो मैं उसका जवाब दे दूँगा, लेकिन लगभग यही सारी चीज़ें थी। और मायावती से और रघुराज प्रताप सिंह के जो झगड़े की मेन वजह थी, पहला अनऑफिशियली रूप से वो माना जाता है कि गेस्ट हाउस कांड में वो थे, लेकिन उनका कहना है कि वो नहीं थे। साथ ही जब मायावती की सरकार को गिराना हुआ तब राजा भैया का एक अहम योगदान रहा है। वो लगातार मायावती की सरकार को गिराने के पीछे पड़े रहते थे। इस वजह से मायावती भी उनसे खुन्नस खाई रहती थी, लेकिन ये सत्ता है, उलटफेर होती रहती है। जिस गेस्ट हाउस में जिस पार्टी ने मायावती की इज्जत को, मायावती की अस्मत को बाकायदा लूटा, उसी के साथ कुछ टाइम बाद उन्होंने साल 2012 या फिर साल 2017 में एक तरह से समर्थन दिया। समर्थन देने के बाद बुआ बबुआ की पार्टी बनी। जब कभी कहा जाता था कि कभी ये दोनों एक साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि मुलायम सिंह सरकार ने मायावती की इज्जत लुटवाई थी। लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का बेटा नहीं होता, कोई रिश्ता परमानेंट नहीं होता। प्रॉमिस दोनों तरफ से होता है, निभाता कौन ज़्यादा देर तक है, उसी का महत्व है। जो कल्याण सिंह कभी कहते थे कि कुंडा में गुंडा यानी राजा भैया, बाद में उन्होंने अपने बयान में कह दिया कि मैं तो राजा भैया को बोल ही नहीं रहा था, मैं तो एक रामायण की चौपाई है उसके तर्ज पे एक शायरी पढ़ रहा था। तो ये चीज़ें लगातार राजनीति में होती रहती हैं, कोई किसी का सगा नहीं है। और अगर हम आप राजनीति के चक्कर में पड़े तो शायद हम आप सोचते रह जाएंगे ऊपर वाली मलाई खाते रहते हैं, हम आप लड़ते रहते हैं, और ये चीज़ें लगातार होती रहती हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी कि मायावती और रघुराज प्रताप सिंह की दुश्मनी क्यों शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल था कि इनमें से क्या है जो कविता का एक प्रकार नहीं है। मैंने 4 ऑप्शन भी दिए थे, तो जो सही ऑप्शन है वो है मीनाकारी, चूँकि मीनाकारी कायदे से एक प्रिंटिंग यानी आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत आता है। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो दिया है अंशुल जलाउन जी हैं, राजेश सौ जी हैं, आरती मंगोलकर जी हैं और विरासत जी हैं और नरबादा सोलंकी जी हैं, कविता जी हैं, कविता सचदेवा, मनमोहन पुन्नी जी हैं और पारू रस्तोगी जी हैं, नमिता पटनायक जी हैं हैदराबाद से, आदित्य जी हैं, अवंती होरू जी हैं और फाइंडिंग इंडिया जी हैं, शायद इनके चैनल का नाम है, सहजेब खातून जी हैं, शिवबख्श सिंह जी हैं बाराबंकी से और सत्येंद्र श्रीवास्तव जी हैं और सचिन कुमार जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज का सवाल पूछते हैं, और आज का मेरा सवाल है कि लिंग क्या है। और इस सवाल को मैंने यूं ही नहीं पूछा है, इस सवाल के पीछे मैं आपको कल कुछ बताना चाह रहा था, तो इसलिए आपसे मैंने सवाल पूछ लिया कि लिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा कि स्त्रीलिंग, पुरुलिंग, नपुंसक लिंग, तो इसका मतलब क्या है। अगर आपको सही से इसका मतलब पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।